आप देख रहे हैं अपना मैं समाचार। चाहूंगा जन्म ऋण जो आपके शब्दों में क्या कुछ है, एक बार आप जरा बताना चाहेंगे। जी, शुरू कीजिए। जन्म ऋण ये जो सिनेमा है ये अबेंडेंट पेरेंट्स इशू पर है। एक्चुअली कुछ साल पहले यू कैन से 2008 से 2012 के बीच में ये घटना हुई थी कि एक लड़का जो यूएस में सेटल हुआ था, जिसका एजुकेशन नेचुरली उसके पेरेंट्स ने किया था और हर चीज़ नेचुरली पेरेंट्स ने ही दी थी। जब वो वहाँ सेटल हो गया तो एक बार यहाँ पर आके अपने पेरेंट्स को बोला कि चलो आप मेरे साथ वहाँ चलो। जब वो एयरपोर्ट गए तब बेटा फ़्लाइट लेके चला गया अपने माँ बाप को एयरपोर्ट पर यूं ही छोड़कर। सो उनके पास ना कुछ पैसा रहा, फाइनेंशियली दे वेर वॉश्ड आउट। इस हालत में माँ बाप को छोड़ के जाना क्या सही बात है? सो इस विषय को लेकर के बहुत सारे न्यूज़पेपर ने ये न्यूज़ कैरी की थी। कुछ लोगों ने, जो लेखक है, इन्होंने इसके ऊपर कुछ कथाएं भी लिखी। सो ऐसी एक कथा मेरे पढ़ने में आ गई और मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट आज की तारीख में भी लागू होता है। ये सब्जेक्ट आज हम जब हमारे इर्द गिर्द देखते हैं तो कई सारे ऐसे कुटुंब हैं जिनके घर पर यही परिस्थिति दिखाई देती है। जब बच्चे बड़े होते हैं और माँ बाप अपनी उम्र की ढलान पर होते हैं तब माँ बाप को यूं ही छोड़ देना क्या ये सही है? आज अगर आप गूगल करके देखते हो तो देर आर मोर देन 32,000 केसेस ऑफ अबेंडेंट पेरेंट्स। सो मुझे ये लगता है कि अपना जिस तरीके से एक माँ की तरफ ऋण है, पिताजी की तरफ ऋण है, अपने गुरु की तरफ अपना ऋण है, अपनी सोसाइटी की तरफ अपना ऋण है, अगर बच्चे इस तरीके से भूलते जाएंगे तो माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप की ढलती उम्र में, हम पहले कहते थे कि ढलती उम्र में अपना बेटा अपनी बेटी यही अपनी काठी होती है, यही अपनी लाठी होती है, यही है जो हमें देखते हैं। बट आज की तारीख में देखने जाओ तो बहुत ही अलग अलग ऐसी घटनाएं दिखाई देती है। आप मथुरा में जाइए, आप देखिए वहाँ पर आप कितनी ऐसी औरतें वहाँ पर हैं कि जिनको उनके बहुओं ने, बेटों ने छोड़ दिया है। आखिरकार जाके वो वहाँ पर एक आश्रम में अपना एक सहारा पाती है। सो क्या ये सही है? इस विषय पर ही ये फिल्म आधारित है और इसमें मनोज जोशी, सुकन्या कुलकर्णी जैसे एकदम मातब्बर कलाकार हमें मिल गए हैं। 24 साल पहले आभाड़ माया करके एक सीरियल मराठी में हुई थी और जिसमें इन्होंने पहली बार एक पेयर तरीके से काम किया था। दे वर द जोड़ी, दे वर द हिट पेयर, आई विल से। सो वही जोड़ी आज 24 साल के बाद मेरी फिल्म में यहाँ पर है और वही केमिस्ट्री है उनकी और इतना सुंदर अभिनय है दोनों का कि मतलब मैं क्या बताऊँ। एज अ डायरेक्टर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रादर मनोज जोशी जो है कहते थे चलो 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 शुरू करते हैं। फिर मेरे डीओपी बोला करते थे अरे रुको मेरे लिए एक रिहर्सल तो दे दो। सो एक बहुत अच्छे से हमने ये फिल्म बनाई है। अनदर थिंग इज़ दैट वी हैव शॉट द होल ऑफ द फिल्म इन दापोली। यू कैन से 15 डेज़ का मेरा पहला शेड्यूल वहाँ पर रहा। देन मेरा T2 इंटरनेशनल पर भी शूटिंग हुआ है और बहुत सारे बाकी इधर अलग अलग लोकल्स पे भी शूट किया गया है। और इस अच्छी फिल्म का एक बहुत ही अच्छा गाना जो हमारी संगीतकार है, ये गीतकार हैं और सब लोग इसको एक सिंगर तरीके से जानते हैं, बट ये पहलू इसका अभी तक आपके सामने नहीं आया है। शी इज़ अ फैंटास्टिक गीतकार, फैंटास्टिक संगीतकार, वैशाली सामंत। आपने इनको बहुत बार दाजीबा गाना हो या अलग अलग दूसरे उड़ते हुए सॉन्ग्स हो, कोमड़ी पड़ाली, ये मराठी में जो था उसके बाद में उसको हिंदी में किया गया था, बट ओरिजिनल वैशाली ने गाया हुआ है। सो और सुदेश भोसले जी का साथ हमें मिला है इसमें। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिल्म का निर्माण हुआ है और ये फिल्म 22 मार्च को ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रदर्शित होने जा रही है। तो मैं यहाँ आपके ज़रिए ये आह्वान करूँगी हमारे पब्लिक को कि आप प्लीज़ अपने नज़दीक के सिनेमा घरों में ही जाकर ये फिल्म का आस्वाद ज़रूर ले लीजिए। मैम आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? अपने किरदार को थोड़ा सा बताइएगा। जन्म ऋण मेरे लिए एक
मतलब इस उम्र के जो लोग हैं उनके लिए है। और अभी तो सब कुछ तो बता दिया है एक्चुअली कांचन जी ने, तो और मैं क्या बताऊं। लेकिन जो मेरी जो भूमिका है वो बहुत अलग है, मुझसे 10 साल से बड़ी है, इसलिए करने में बहुत मज़ा आया। और विदाउट मेकअप, कम से कम मेकअप मतलब बोलेंगे, और पूरा मतलब उसका जो साड़ी है या वाइटनर है वगैरह सब जो है वो बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ मनोज जी काम कर रहे हैं, तो मनोज जी के साथ बहुत पहले काम किया था और अभी वो मेरे सहकलाकार है, तो उसकी वजह से और भी वो कैरेक्टर निभाते हुए मुझे ज़्यादा मज़ा आया। मज़ा मानने की ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लुक्स आदान प्रदान करने में भी हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप हो जाता है। तो उसमें जो मज़ा आता है ना, या इम्प्रोवाइजेशन जो करते हैं हम लोग, मतलब स्क्रिप्ट में नहीं, स्क्रिप्ट जो लिखी हुई होती है, जो लिखा है कांचन जी ने, तो वहीं पे हमने कंसंट्रेशन किया है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया है। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि लेखक जो लिखते हैं वो कुछ सोच समझ कर लिखते हैं, और पूरा सिनेमा उनके दिमाग में होता है और हमारे दिमाग में सिर्फ हमारी भूमिका होती है। तो इसलिए, और आगे पीछे जो भी सीन्स है वो उनको पता होता है, और उसका जो एक लय होता है, एक सिनेमा का भी एक लय होता है, और उसी हिसाब से जाना चाहिए। मतलब एक शुरुआत होती है, इंटरवल होता है, एंड होता है, वो जो क्लाइमैक्स होता है वो उनको ही पता होता है, और वो उस हिसाब से ही जाना चाहिए। तो लेखक जो लिखते हैं तो उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि हमें चेंज करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इतने सालों से ये काम कर रही है तो उनको पता है कि क्या चाहिए अभी। और दूसरी बात है कि बहुत ऐसे स्टाइलाइज करके लिखा नहीं है, जो हमारी जो बोली भाषा है, जिस भाषा में हम लोग बात करें उसी भाषा में लिखा है, इसलिए उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं वैसे एकदम सीधी सादी बोली है जो लोगों को समझ में आएगी और लोगों को अच्छी लगेगी, इसलिए वो तो चेंज नहीं किया। लेकिन लुक्स में या कुछ हाथों से भी हम लोग अभिनय करते हैं तो वो उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन हम लोगों ने किया है, और वो बहुत अच्छा लगता है कि जो हम दोनों एक साथ काम किया है। लेकिन फिर भी हमारे साथ एक यंग लड़का भी है, तुषार, और वो तुषार हिंदी सीरियल में ज़्यादा काम करते हैं, तो उनका भी साथ बहुत अच्छा मिला है। तो दूसरी बात, हमारे साथ सुशांत शेलार है, पेंडसे जी है जो वहाँ के स्थानिक कलाकार है, प्रज्ञा जी है। लेकिन एक भूमिका जो होती है ना, ये इन सारे कलाकारों के साथ ही उभरती है, ऐसे मुझे लगता है। एक अकेले में कुछ नहीं कर सकती, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि कैमरामैन का भी काम इतना अच्छा होता है कि जो लाइट देते हैं वो, तो मेरे आँखों से जो निकलता है वो आपके ऑडियंस तक पहुँचाना वो उनका काम होता है। या जिस तरह से एकदम सीधी साधी लेकिन बहुत ही प्रभावी, बहुत ही विचार करने लायक जो हमारी स्टोरी है, उसी हिसाब से कांचन जी ने डायरेक्शन किया है। उसमें बहुत कुछ झाप झूप स्लो मोशन ये ऐसा कुछ नहीं डाला है, और इसीलिए वो भाती है, हमें वो बहुत अच्छी लगती है। कि जैसे हमारा एक लाइफ होता है तो हमारे लाइफ में जैसे हम लोग चलते रहते हैं वैसे ही ये स्टोरी चलती रहती है, ऐसे मुझे लगता है। तो और मुझे ऐसा लगता है अभी कि मैं भी एक माँ हूँ, एक लड़की हूँ, एक बहू हूँ, किसी की बीवी हूँ, तो ऐसे लगता है कि वो हर एक जन्म का ऋण होता है अपना, वैसे ही अपने बच्चों की तरफ भी अपना एक ऋण होता है कि भले ही हम लोग संस्कार देते हैं, हम लोग उनको सिखाते हैं, अपने बलबूते पर खड़े रहने के लिए हम लोग उनको तैयार करते हैं, लेकिन उसका उपयोग वो कैसा करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे मुझे लगता है कि अपना नाम रोशन करना चाहिए, क्योंकि उनके नाम के पीछे अपना नाम लगता है। जैसे मेरे नाम के पीछे मेरे पहले माँ का, पिताजी का नाम लगता है, तो उनका नाम रोशन करना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो वैसे ही मुझे लगता है बच्चों की तरफ भी अपना एक ऋण होता है, तो ये सब जताना चाहिए हमें। तो ये है जन्म ऋण। और इसमें जो एक गाना है, मतलब कांचन जी ने तो बताया ही है, लेकिन वैशाली जी ने जिस तरह से वो गाना बनाया है, तो वो पूरा हमारे फिल्म का सार है। मतलब उसमें उस गाने में ही सब कुछ आपको पता लगेगा कि
क्या है एक्चुअली ये फिल्म। और वैशाली जी ने मतलब एक अलग वैशाली जी हमें दिखेगी, एक जो उनकी तरलता है, जो एक्चुअल है वो आपके सामने आएगी। और जब भी मैं वो गाना सुनती हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं और मेरे आँखों से पानी शुरू हो जाता है। लेकिन वो मुझे पता है और मुझे विश्वास है कि वो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा गाना, जो हमारे मन में चलता रहता है। मतलब जिस तरह से ये स्टोरी है, मुझे विश्वास है कि वो आपको विचार करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करेगी। और वैसे ही इनका गाना भी है कि वो गाना आपके दिमाग में रहता है। आप थिएटर के बाहर आएंगे ना तो भी आपके दिमाग में वो गाना रहेगा और आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। तो ये है जन्म ऋण, और आपके ऊपर भी हमारा ऋण है। तो ये हमारा जो चित्रपट है, हमारा जो सिनेमा है, फिल्म है, वो आप चित्रपट गृह में जाके ही देखना, क्योंकि 3 घंटे आप हमारे साथ होते हैं। तो ये हमारी जो फिल्म है वो आपकी होनी चाहिए, तभी ये ऋण अपना बंधा रहेगा और तभी हमारी फिल्म आपकी हो जाएगी और हमारे ऋणानुबंध कायम रहेगा। वाह, वैशाली जी इतनी तारीफ हुई है, मैं जानना चाहूँगा कि उस गाने के लिए क्या कुछ गाइडलाइन थी? अगर 2 लाइन हमारे दर्शकों अगर आप लोग सुना सके तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले बोलूं या गाऊं? पहले गा पहले आप गा दीजिए और उसके बाद उसकी गाइड तो बाद में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उनका बलिस्तान यही है। इसी लगाएंगे क्या? आज अंगाई झाली अबोल, नाती रुजली नाही तखोल। आज अंगाई झाली अबोल, नाती रुजली नाही तखोल। चिवकाऊचे घरटे करून एकटे, जन्म ऋणाचा मांडला काढावा। सोडव कसा हा गुंतलेला जीव, सोसना घाव, सोसना घाव, सोसना घाव, सोसना घाव। पिल्लू चुकले, पिल्लू चुकले, भुलले, विकले हो माय पाशा। झाली पडझड उमगेना कुणाचा हा दोष, मन मोडून तोडून होऊन पसार गेला घेऊन काळजाचा ठाव। क्या बात। सोडव कसा हा गुंतलेला जीव, सोसना घाव, सोसना घाव। इतना बढ़िया है ये गाना। अब आपको ही समझ में आया होगा। गाने में जो है कुछ और पूछूं उसके पहले मेरा एक सवाल आपके पास जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब मैंने थोड़ा सा प्रोमो देखा जी। और जब लड़का विदेश जा रहा था, माँ बाप वहाँ छूट जी। गए, वो सीन मुझे झकझोर दिया। वहीं उस लाइन पे जब आप लिख रहे थे, आप निर्देशक हैं, लिख भी रहे थे, जी। ऐसा कौन सा सीन आया जब आपकी कलम रुक गई और आपके आंसू बन गए? मैं सही कहूँ ना तो मेरे लिए मैं सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद एक गर्म पानी का प्याला लेके बैठ जाती हूँ और लिखना शुरू कर देती हूँ। इसलिए क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तब मुझे कोई ख्याल दूसरा मेरे दिमाग में नहीं चाहिए होता है। जब जैसे दिन पास होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, ये होता है, सो वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स, वो सब मुझे नहीं चाहिए। सो मैं जब लिखने बैठती हूँ तो जैसे ये गाती है तब इसके आँख बंद हो जाती है और ये पूरी तल्लीनता से गाती है। जब एक कलाकार काम करता है, मैं इसके लिए ये चीज़ कहना चाहूँगी
शी हैज़ नेवर यूज्ड ग्लिसरीन एट ऑल। अभी भी आपने देखा होगा इसके आंख भर आई थी इमीडिएट। माने कि इवन हम सब लोग हर एक सीन पर एवरी क्रू, हर पूरा क्रू क्लैप करता था इनके अभिनय के लिए। सो ये जो ताकत है ना अभिनय की, उससे कहते हैं कलाकार। मैं उन लोगों को नहीं मानती हूँ जो लोग सिर्फ डायलॉग, यहाँ से मैं उसको कहती हूँ वॉमिटिंग द डायलॉग्स। दे आर दी आर्टिस्ट। शी एंड मनोज जोशी बोथ आर द आर्टिस्ट, यू कैन से, कि जो मैंने लिखा है वो यहाँ से पूरा फील करके दर्शकों तक पहुँचाना, ये आसान बात नहीं होती। ये अपने लगता है हाँ चलो एक्शन ये वो आए वो करके चले गए, इतने आसानी से करके चले गए। माधुरी दीक्षित आई फटाफट इतना डांस करके चली गई, अरे इतने में इतने पैसे उनको मिल गए। बात ये नहीं होती, उनकी तपश्चर्या होती है। उस सारी चीज़ों के पीछे इन्होंने जो अपना थिएटर किया है, इन्होंने इनके जो गुरु हैं इनको मिले हुए, जैसे विनय आपटे, वामन केंद्र है इसके लिए, तो ये सब इसमें से मतलब पूरा जो इसका जर्नी है उसका ये निचोड़ है। मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि हमने दापोली में शूटिंग किया था। एक छोटे छोटे कौलारू घर होते हैं जो होते हैं वो, वहाँ पर एक हारमोनियम रखा हुआ था। मुझे पता भी नहीं था, हाँ चलो लाइटिंग हो रही थी, ये था वो था। कब मनोज ने वो हारमोनियम अपने पास लिया और कब वो बजाने लग गए, और मैं बहुत चक्की रह गई। मैंने कहा हाँ आपको हारमोनियम बजाना आता है? तो मुझे तो पता ही नहीं। तो बोले तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। अब मैंने बोला आप दिखाओगे तो पता चल जाएगी। तो ये हो गया, सीन की कंज्यूमेंट मैंने बदल डाली। मैंने कहा चलो आप हारमोनियम बजा रहे हो, क्योंकि एक घरगुती एक एटमॉस्फेयर होता है। हम जब घर पे बैठे रहते हैं ना, तब ऐसे बन ठन की यूँ नहीं होते। वी आर वर्किंग, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। और जो घर में अपन होते हैं वो फील, वो सब सारी चीज़ें मुझे मिल गई। अब जब वो हारमोनियम बजाने लगे, इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये किचन में कुछ काम करते हुए बाहर आती है, इसका एक कट पहले किचन का गया हुआ था, ये दूसरा था, उससे बराबर वो गाना वहाँ से पकड़ लिया और गाते गाते आ गई। इसे कहते हैं केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री मिली मुझे। सो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। अब आपका सवाल था कि मैंने किस तरीके से और कहाँ कौन से सीन पर ऐसे हो गया। जैसे हर एक सीन पर कोई भी बच्चा है ना, एकदम धमाका नहीं करेगा। आप देख लो तो उसकी चीज़ें, इसके रूट्स धीरे 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 चलते आते हैं। सो फादर को ये पहली बार बताता है कि मैं जब भी आपके पास पैसा मांगता हूँ आपको देना ही नहीं होता है, आप बड़े कंजूस हो। बोलते हैं बच्चे ऐसा। उसके बाद में ये कुछ उसको बोलती है, फादर इसको मतलब मनोज जोशी इसको ऐसे करते हैं। वहाँ से लेकर के वो धागा पकड़ कर बच्चे के माइंड में ये है कि मेरा बाप बड़ा कंजूस है, मुझे जब मैं पैसे मांगता हूँ तब ये देना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं ये हर एक घरों में मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा एक धागा वो पकड़ लेते हैं। और कई बार तो ये होता है कि चलो बहू आने के बाद तो और भी आसान दिखते हैं। खैर हमें उसके ऊपर नहीं जाना है, हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट है। बट मैं ये कहती हूँ, अब जैसे मेरे माँ बाप थे, उन्होंने मुझे दिया, अन्न दिया, वस्त्र दिया, निवारा दिया, उसके बाद में एजुकेशन दिया। मैं जब ग्रेजुएट हो गई उसके बाद में मेरे पिताजी ने मुझको कहा कि नाउ यू अर्न एंड लर्न। मेरी तरफ से मैं जितना दे सकता था वो मैंने तुम्हें दे दिया है। बट हमने कभी उसको दिमाग में रख के उसको इतना मिल रहा है, उसको इतना मिल रहा है, आपने मुझे नहीं दिया, आपने मुझे नहीं दिया। इतने साल पहले वो ज़माना नहीं था। अब ये मटेरियलिस्टिक क्यों होते जा रहे हैं बच्चे, ये हमें थोड़ा सोचना चाहिए। कभी बार मुझे लगता है कि हम पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो हमें नहीं मिला वो हम हमारे बच्चों को दे दें, ताकि वो हम जिस चीज़ों से वंचित रहे वो न रहे। लेकिन इसमें ये होता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ती जाती है। सो कहीं ना कहीं हमें भी ये एक उनको कुछ ये देना चाहिए कि भाई चलो तुम परीक्षा में अव्वल नंबर पास हो गए तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुमने ये किया तो मैं तुमको ये, इस तरीके से कुछ धीरे 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 ये करते जाइए। ये मत सोचिए कि मैंने मेरे बच्चे को तो सब कुछ देना। इफ़ यू गिव देम द मोबाइल एट अ वेरी अर्ली एज, दे आर
मतलब बाउंड टू सी ऑल द थिंग्स विच दे आर नॉट सपोज टू सी एट दैट एज। सो यही सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो आपने कहा था, मुझे जहाँ झंझोड़ के रख दिया, ये मुझे तो पहली लाइन जब वो बच्चा बोलता है कि जब मैंने आपके पास पैसे मांगे हैं तब आपने हमेशा मुझे ये जवाब दिया है, आप बड़े कंजूस हो, आपको कभी देना नहीं है मुझे पैसे, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये किया है। सो लाइक ये सबको ये लगता है कि आज जो मैं हूँ और मेरे बलबूते पर हूँ। नहीं, माँ बाप तुम्हें खिलाते हैं तब आप बड़े होते हो, माँ बाप तुम्हें एजुकेशन देते हैं, पहली उंगली तो माँ बाप पकड़कर स्कूल में तुम्हें लेके जाते हैं। माँ दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, बच्चे के लिए हमेशा अपनी आंखें इस खुली रहती है माँ की और सतर्क रहती है। सो ये जो ऋण है ना, ये कभी भी आप कितना भी करोगे तो भी अदा नहीं कर सकेंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी इसमें कि मैंने हाल ही में इंस्टा पे संजय दत्त जी का एक बयान देखा और उन्होंने वहाँ बताया है कि मतलब उनकी लाइफ में वो कहे हैं कि मैं जेल में भी गया, मैंने ड्रग्स भी लिए, मैंने जो भी कुछ किया, जो भी था मेरा वो, बट जब नरगिस जी की तबीयत ठीक नहीं थी तब उन्होंने उनको बताया था कि बेटा मेरे पास आके ज़रा बैठ, कहीं मैं चली जाऊंगी तो बाद में ये मौका तुम्हें मिलेगा नहीं। बट तभी वो बोले कि मैं नहीं बैठा था और आज उनको उस चीज़ का इतना रिपेंटेंस हो रहा है। इट्स देयर अवेलेबल ऑन इंस्टा। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने माँ बाप अपनी हर चीज़ होती है। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जब वो जेल में गए थे तब उनको सिर्फ ये पता था, तब वो बोल रहे थे कोई दोस्त नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, अगर आपको किसी की पड़ी होती है, परवाह है, तो वो सिर्फ माँ बाप होते हैं। सो मुझे लगता है इसी में पूरा सार आ गया है। बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहिए, उनको उनकी उड़ान के लिए सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ आप महाभारत से थोड़ी प्रेरित हैं, और मैं महाभारत से लेके यानी धृतराष्ट्र लेके यहाँ सिंघानिया सर तक आ रहा हूँ। जी ठीक है। और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा मैं ये सवाल। जानना चाह रहा हूँ कि माँ बाप का तो प्रेम पूरा है, पूरा है, लेकिन पिक्चर ये संदेश देती है अंधविश्वास मत करो। आप क्या Exactly. Correct, मैं वही बोल रहा था। वही है कि आप अपने बच्चों पर आँख खुली रखकर प्यार कर दीजिए। वही मैंने कहा ना कि पेरेंट्स को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अपने आप को हमेशा मैं ये मानती हूँ, जैसे आप 60 तक पहुँचने आते हो, आपको अपना आगे का जो भविष्यकाल है उसके लिए अपनी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर किसी को रखनी चाहिए। ये एक मेरा कहना, पर्सनल कहना है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को भी ये पता चलना चाहिए कि भाई अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा रहना है। डोंट कीप ऑन गिविंग देम Correct. गिविंग देम। अब जब आपने कहा सिंघानिया साहब के लिए, तो ये किसी से छुपा नहीं है कि बाप ने सब कुछ दे दिया और बाप खुद आज रास्ते पे आ गया। सो एक बहुत ही अच्छा ड्रामा मराठी में हुआ है नट सम्राट, जिसमें नाना पाटेकर जी ने भी काम किया है। बहुत लोगों ने, स्टॉलवर्ट लोगों ने नट सम्राट ड्रामा में भी काम किया है। उसका एक डायलॉग मुझे बहुत ज़िंदगी भर के लिए हर किसी को ये अपने जहन में रख के चलना चाहिए कि वो कहता है कि आप खाने का ताट दे दीजिए, ताट मीन्स द प्लेट। आप खाने का ताट दे दीजिए लेकिन बैठने का पार्ट मत दे दो, मतलब बैठक जो है अपनी, तो वो अपनी बैठक भी दे देता है। सिंघानिया साहब ने अपना घर तक दे दिया, सब कुछ दे दिया और सब कुछ लुटा के मिला। नहीं, मतलब मेरा तो कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो भी है वो भी पता होना चाहिए पेरेंट्स को कि कायदा क्या कहता है हमें, और उस हिसाब से आजकल विल भी बनाते हैं तो उसमें ऐसा लिखना है जब तक मैं, जैसे मेरी माँ मजाक में कभी मतलब मेरे भैया के साथ कभी अनबन होती है, वो तो होती है, तो ऐसे मजाक में कहती है मैं इस घर से नहीं जाने वाली, तुम मेरे घर से निकल जाओ, ये घर अभी भी मेरा है। तो ये मजाक में चलता है, लेकिन वो है कि उसने विल में ऐसे ही लिखा है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये घर मेरा है, उसके बाद मेरे बेटे का होगा जी। तो वो सब मतलब दिमाग में रखना चाहिए। जैसे हमें हमारे माँ बाप ने कहा कि ठीक है तुम लोग शादी करके जाओगे, मैं 2 बहनें हम लोग, तुम शादी करके जाओगी, तुम मेरी बहू आएगी, लेकिन हर एक का घर होना चाहिए अपने नाम पे। तो हमारे तीनों भाई बहनों का हमारा खुद का एक घर है जहाँ से कोई उठा नहीं सकता है।
कोई जा नहीं बोल सकता है। तो अपना एक घर होना चाहिए, भले हमारा घर है वो आगे जाके तुम लोगों का ही होने वाला है, फिर भी अपना एक घर होना चाहिए। तो ये भी सीख हमारे माँ बाप देनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है। और माँ बाप ने भी अपने मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, वो बाद में कहते हैं अपने बच्चे जब इंडिया के बारे सीखने जाते हैं या इंडिया में भी, कि बाद में तुम्हें ही देखना है, मुझे जो भी है वो तुम्हें ही करना है मेरा। तो ये थोड़ा भी कम करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ने भी ये सीखना चाहिए कि नहीं मैंने उसको अपने बलबूते पे खड़ा किया है, मैं भी अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहिए। क्योंकि आजकल कंपटीशन उन लोगों के सामने बहुत है, मतलब सिचुएशनल है ऐसे मुझे लग रहा है। किसी किसी का करना होता है, जैसे कि हमारा एक दोस्त है अभी, उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, वो भी आर्टिस्ट ही है, लेकिन उसका जो बेटा है वो जर्मनी में रहता था, उसको अभी PhD मिली, डॉक्टरेट है वो, फिर भी अपने पिताजी के लिए उसने वो सब छोड़ के 1 साल की छुट्टी निकाली और वो अपने बाबा के साथ है। ऐसा मेरा और भी एक दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया से आया है, अपने माँ बाप दोनों बीमार है और उनका करने मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता, इसलिए उसने छुट्टी ली है और वो यहाँ 1 साल आके रहा है उनके साथ। बीच में वो जाके आता है, कुछ काम करके आता है, और आजकल वर्क फ्रॉम होम ऐसा भी एक नया निकला है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब ऐसा भी है, सिचुएशनल है ऐसे मुझे लग रहा है कि अगर वो बच्चा वहाँ जाके अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो मतलब प्यार कम है ऐसा नहीं, लेकिन वो कर नहीं पाता है कुछ, तो वो दोनों मुझे तरफ से ऐसे लगता है इसमें देखो समाज हर एक किस्म के Correct. व्यक्तियों से भरा पड़ा होता Correct. है, बट देयर आर मेनी ऑफ देम हु डजंट पे अटेंशन। मतलब यहाँ तक कि फोन जाता है आजू बाजू के लोगों का कि माँ बाप गुजर गए हैं, तो बोलते हैं नहीं आप ही सब निपटा लो, चाहे तो हम यहाँ से पैसे भेज देते हैं। So, ये सहारा के साथ हुआ था जी एग्जैक्टली, वो तो इंडिया में भी होता है। मतलब ये जो है ना, ऐसा ही नहीं कि परदेश में ही रहते हैं बच्चे और रहते हैं, इंडिया में भी यहाँ होता पर है। रहते हैं तो यहाँ पर रहते हैं तो भी करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुएं आती हैं तब घर का सारा माहौल चेंज हो जाता है। ये क्या है ना, जिसके भाग में जो लिखा वो है, बट ये सिचुएशंस आज की तारीख में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे हमने एजुकेशन लिया तब ये फैड नहीं निकल आया था कि नहीं बच्चों को बाहर भेजना है। अभी हर एक मिडिल क्लास, मतलब कि यहाँ तक कि कर्जा उठा कर भी अपने बच्चे को भेज रहे हैं अब्रॉड। क्या अपनी कंट्री में एजुकेशन नहीं है? क्या आप यहाँ एजुकेशन लेके नहीं बैठ सकते हो? क्या अपनी कंट्री में आप पैसे कमा नहीं सकते हो? और मेरा ये मानना है कि कुछ एक लिमिट के बाद पैसा जो है ना एक अंक बन के रहता है, एक आंकड़ा बन के रहता है, इट्स जस्ट द नंबर। आप जितना मतलब ये करोगे वो कभी कम नहीं होगा। जैसे होता है कि आपने कहा महाभारत का, रामायण में भी देख लो आपका हवस की कभी कोई सीमा नहीं रहती है, और जहाँ हवस आई वहाँ नाश ही आ गया। सो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इसीलिए आज की तारीख में भी वापिस रामायण रिपीट होता है, वापिस महाभारत रिपीट होता है, बिकॉज ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत आर स्टिल देयर अराउंड अस। ऑल द कैरेक्टर्स, जैसे राम है तो वहाँ रावण भी है, वाह, जहाँ पर 5 पांडव है वहाँ पर दुर्योधन दुशासन भी है। सो ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगी धृतराष्ट्र की तरह प्यार मत कीजिए, प्यार कीजिए तो अपने बच्चों पर आंखें खुली रखकर प्यार कीजिए। और मैं जब भी मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ तब हमेशा मेरे पत्रकार मित्रों को मैं ये सुनाती हूँ, और उनके जो सजेशंस आते हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरे एक पत्रकार मित्र ने मुझे यही सजेशन दिया था कि कंचन जस्ट इस फिल्म को आप प्रेजेंट मत करो, इससे क्या सीख लेके जाने वाले हैं, इसका कल्मिनेशन क्या है, तो सॉल्यूशन भी देते जाओ। तो अभी हमारे यहाँ पर इंडिया में लीगली द सन हैज़ टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, एंड इफ इट डजंट लुक आफ्टर इवन ही कैन गो बिहाइंड बार्स। ये भी है, अगर फाइनेंशियली पेरेंट्स सबल नहीं है तो बच्चे को 10,000 पर मंथ तक माँ बाप के लिए देना चाहिए, ये लीगली है। सो ये अपने यहाँ पर एक कायदा है, ये लीगल बन चुका है, इसका भी ज्ञान सबको होना चाहिए, इसीलिए भी इस फिल्म का निर्माण है। तो यही कहूँगी कि 22
मार्च को ये फिल्म सिनेमाघरों में आ रही है। प्लीज़ ज़रूर जाइए। और हाँ, ये इंटरव्यू हमने ज़रूर हिंदी भाषा में किया हुआ है, बिकॉज आई हैव गॉट मेनी कॉस्मोपॉलिटन फ्रेंड्स and they go for Marathi feature film because they like it, because Marathi feature film is full of content. करेक्ट। वहाँ हमें ड्रेसेस बाय मनीष मल्होत्रा, ज्वेलरी बाय दिस दैट, या टर्की में, स्पेन में, स्विट्जरलैंड में शूटिंग उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दापोली है, तो भी वहाँ भी जाके देख लीजिएगा। नहीं, टर्की में भी हम लोग शूटिंग करेंगे पार्ट 2। जरूर करेंगे। मैंने सबसे पहले मेरी सबसे पहले फिल्म 2004 में आई थी मानिनी। हमने वहाँ पर 13 days वी हैव शॉट इन दुबई, और हमारे फ्लाइट में ही इमरान हाशमी थे, तभी वो इतने बड़े नहीं हुए थे, तो सो वो भी हमारे फ्लाइट में ही थे। पार्ट 2 वहीं पे जाके पार्ट 2 वहीं पर पक्का पक्का, क्यों नहीं, विद म्यूजिक डायरेक्टर, विद सिंगर। लाइव म्यूजिक वहाँ मिलेगा। Yes. अगर प्रोवाइडेड म्यूजिक डायरेक्टर भी Yes. वहाँ जाता है नहीं, वो फील आना चाहिए ना फिल्म का, बिल्कुल, बिल्कुल, और इसलिए।